हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज एक पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम मामलात हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। एक तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पे फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर क़यादत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को बड़ा ही कड़ा और अहम पैगाम दिया गया है। ये पैगाम गवर्नेंस के हवाले से है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि गवर्नेंस के उन गैप्स को पुर कर रहे हैं शोहदा अपने खून से, चाहे वो सिविल हों चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हों। इसके हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर मिसाल दी गई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान के मॉडल को अडॉप्ट करके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गवर्नेंस के मसाइल ख़त्म करे। इस मुद्दे पे आगे चल के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा कल PIA की प्राइवेटाइजेशन हो गई कई दहाइयों के बाद और एक तारीखी हुई बहुत बड़ी 135 अरब रुपए की बोली, और अगर आप उसमें विनिंग कैंडिडेट और रनर अप कैंडिडेट की सरमायाकारी को मिला लें तो सिर्फ एक दिन के अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ऑफर की गई। दिस इज़ नो स्मॉल फीट, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके बाद सवालात ज़ाहिर जन्म लेते हैं कि PIA की निजकारी हुकूमत का ये कदम मईशत के लिए कारी है या भारी है। 10 अरब मिलेंगे, 50 अरब मिलेंगे, 55 अरब मिलेंगे, PIA का होगा क्या वाकई यहाँ से उठान होगी, उड़ान होगी, या इसके बरक्स कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ एयरलाइन है बल्कि प्राइड लाइन है, ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। तो जो इसके आप ये समझें कि इस सारे प्रोसेस के दुल्हा हैं या सरगुना हैं या जिनको ये क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा, चेयरमैन निजकारी कमीशन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। मैनी क्वेश्चंस ऑन दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, जो कोई नहीं कर सका, कई दहाइयों से कोई नहीं कर सका, वो आपने किया, एंड विद द थम्पिंग विक्ट्री। सो पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए और अब इसके बाद ज़रा सख्त सवालात भी ले लीजिए। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? 135 अरब रुपए में से 10 अरब मिल रहे हैं, सिर्फ 10 अरब, और लॉसेस भी आपने हुकूमत के खाते में डाल लिए हैं सारे PIA के। अच्छा, थैंक यू गरीदा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। जो 135 अरब जो इन्वेस्ट होंगे PIA में, आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारे सवालात बाय द वे रेज हो रहे हैं, बिकॉज इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सप्लेन हो सकती है। कल जैसे आपने खुद ने देखा कि जो हाईएस्ट पॉसिबल बोली हो सकती थी वो ऑफर हुई गवर्नमेंट को। अगर इससे ज़्यादा किसी को लगता कि इसकी वैल्यू है PIA की तो वो ऑफर करते, और कोई आम बिजनेसमैन तो थे नहीं पाकिस्तान के बहुत। और ये भी सवाल है इसमें, क्योंकि बहुत से सवाल हैं आपसे करने वाले, कि सिर्फ एक साल पहले 10 अरब से भी कम की बोली लगी थी, तो एक साल में PIA कैसे मुनाफे बख्श हो गया? जी, 135 मैं जवाब देता हूं। तो बेसिकली एक चीज बड़ी क्लियर है, कल की जो प्रोसीडिंग्स हुई कि इससे ज्यादा वैल्यू दुनिया में आज की तारीख में कोई देने को तैयार नहीं था। अगर होते तो वो दे देते। अच्छा, सेकेंडली जो पैसे गवर्नमेंट को मिलेंगे, जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर लेती हैं, अगर आपके पास शेयर हैं तो वो भी आपकी वेल्थ ही है ना। अगर आपने 100 रुपए के शेयर लिया तो 100 रुपए ये शेयर हैं, दोनों की वर्थ है। तो PIA के अंदर जो गवर्नमेंट की जो टोटल वैल्यू है वो 135 बिलियन में से 10 अरब गवर्नमेंट को कैश मिलेगा, और गवर्नमेंट का 25% इक्विटी स्टेक भी रहेगा। ठीक, तो उसकी वैल्यू है 45 अरब, क्योंकि अगर 135 अरब की वैल्यू 75 है तो 45 अरब हुई। अब वो या तो शेयर के फॉर्म में रहेगा या वो बायर खरीद लेगा। उनके पास 90 दिन है डिसाइड करने के लिए कि 45 अरब दे के हमसे वो खरीद लें या फिर वो हमारे शेयर रहने दें उसके अंदर। कल आरिफ हबीब थे मेरे साथ प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि हम जरूर खरीदेंगे, हम 100% शेयर्स अपने पास रखेंगे। जी, आरिफ हबीब, ये असल में जब हमने ट्रांजेक्शन की तो आरिफ हबीब साहब के कंसोर्टियम और आरिफ हबीब साहब का ये व्यू था कि वो 100% खरीदना चाहते हैं। तो लेकिन उनके पास 90 दिन का टाइम है डिसाइड करने के लिए। वो खरीद लेंगे तो हमें 45 अरब वहां से मिलेंगे, हिसाब में खुद ने कहा, और 135 में 10 अरब मिलेंगे। तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया?
آپ کے سامنے ہے 55 ارب آیا. تو یہ جو تاثر آئی تھنک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ لیکن ہے. اس وقت تو آپ کے پاس جو کیش ان ہینڈ ہے دیٹ از 10 بلین, صرف 10 ارب ہے. ہاں لیکن کیش ان ہینڈ دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس زمین ہے, اگر آپ نے کروڑ روپے کی زمین لی ہے, کروڑ روپے کیش ہے, دونوں ویلتھ ہے نا آپ کی. اب میں کہوں کہ میرے پاس زمین ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. تو ایسٹ از این ایسٹ, چاہے وہ زمین کے فارم میں ہو, کیش کے فارم میں ہو, شیئر کے فارم میں ہو. اگر 135 ارب ایک چیز کی 75% کے اسٹیک کی ویلیو ہے تو اس کی 25% کی اسٹیک کی ویلیو 45 ارب ہو گئی. اور عارف حبیب صاحب موسٹ پروبیبلی یہ خرید لیں گے. ان کی پہلے دن سے ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں 100% اون کرنا. آپ کے پاس 55 بلین آ جائے گا. 55 بلین ہمارے پاس آئے گا اور 125 بلین پی آئی میں جائے گا. آئی تھنک یہ جو 10 ارب کی بحث میں جو ہم ایک بہت بڑی چیز بھول چکے ہیں کہ اس پرائیویٹائزیشن میں سب سے مشکل کام یہ تھا کہ ہاؤ ڈو یو انشور کہ جو بھی بائر ہوگا اسے آپ کیسے میک شور کریں کہ وہ انویسٹ کرے گا. اب یہ نہ کریں کہ آپ نے اسے آپ نے یہ بیلنس شیٹ صاف کیسے کی؟ بتاتا ہوں. آپ نے چابیاں تھما دیں, اس کے بعد وہ انویسٹ کرے نہ کریں ان کی مرضی, یہ آپ نہیں کر سکتے تھے. پی آئی اے کو ریوائیو کرنا, پلینز لینا سب سے بڑا کام تھا. آپ نے خود نے کہا کہ لاسٹ ایئر جب بڈ آئی تھی تو 10 ارب کی بڈ تھی. 10 ارب میں گورنمنٹ کو مل رہے تھے 15%, 1.5 ارب, 8.5 ارب کمپنی میں جا رہے تھے. تو ادھر 1.5 ارب مل رہے تھے, یہاں 55 ارب مل رہے ہیں. 8.5 ارب کمپنی میں جا رہے تھے, 125 ارب جا رہے ہیں. ایک سال میں جو 20 سال میں نہیں ہو سکا یا یہ خسارے میں جا رہا تھا, وہ آپ نے ایک سال میں کیسے بیلنس شیٹ ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. آئی تھنک وہ 10 ارب کی بڈ نان سیریس تھی. لیکن اگر بڈ یہ بڈ نہ ہوتی, 135 کی نہ ہوتی, جتنی کم ہوتی اتنا پی آئی میں کم پیسہ جاتا. اگر 135 کی نہ ہوتی, لیٹ سے کہ 80 بلین کی بڈ ہوتی, تو پی آئی میں جاتا تقریباً 60 ارب. پی آئی اے کو ہمارے حساب سے تقریباً 115 سے 130 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی. تو دا گڈ تھنگ اس کے 125 ارب پی آئی میں جا رہا ہے اور آپ پی آئی کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو اور لاسٹ جو بڈ تھی اس کے اندر تو گورنمنٹ کو پیسہ ڈالنا پڑتا, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک سال میں کیا ہوا دیکھیں, ایک سال میں لاسٹ ایئر جو 10 ارب کی بڈ تھی وہ نان سیریس تھی, میں اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. لیکن لاسٹ ایئر جب گورنمنٹ نے بیچا تھا تو اس وقت لکی کنسورٹیم نے اس وقت بھی اسٹڈی کیا تھا. عارف حبیب صاحب نے شروع میں اسٹڈی کیا تھا, پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا شروع میں. اس وقت بڈرز کی کچھ ڈیمانڈس تھیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ پی آئی میں وہ اس وقت لیں گے اگر پی آئی میں ایکویٹی نیگیٹو نہیں ہوگی, اور اس وقت ایکویٹی نیگیٹو تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ جی ایس ٹی کے پلینس کے اوپر اور پارٹس کے اوپر جی ایس ٹی نہ لگے, کسی ریجن میں نہیں لگتا, دنیا میں نہیں لگتا. تو یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ نہیں مان سکی تھی فار ویریس ریزنس. آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہم تھے, ابھی بھی ہیں. اس بار وہ تمام کنڈیشنز ہم نے میٹ کر لی ہیں. اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے یہ کیسے پاسبل ہوا؟ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈسکس کیا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک فیل اٹمپٹ ہوتا ہے تو اس میں ضروری نہیں کسی کا قصور ہو, وہ ایک لرننگ ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے وی لرن دی لیسنس. اچھا کچھ ڈیمانڈ ایسی تھیں انویسٹرز کی جو ہم نے نہیں مانی. فار ایگزامپل کچھ لائبلٹیز ایسی تھیں جو انویسٹرز چاہ رہے تھے کہ آپ ہٹا دیں اور ہم نہیں لیں گے. اور وہ کون سی لائبلٹیز ابھی بھی ہیں برقرار؟ ایف بی آر کی لائبلٹیز ہیں, کچھ پاکستان ایویشن اتھارٹی کی لائبلٹیز ہیں, کچھ لیگیسی لائبلٹیز ہیں جو پی آئی نے پلینز لیز پہ لیے ہوئے ہیں, تو ان کی ماضی کی پیمنٹس ہیں جو اوور ڈیو ہیں. پی آئی پیمنٹس نہیں, اور وہ جو جس نے بائی کیا ہے بائر وہ پے کرے گا, وہ بائر پے کرے گا. آج کی تاریخ میں جو حکومت کے خسارے میں سے نکل گیا. جی تقریباً جو ہم پی آئی جو بیچ رہے ہیں اس میں جو لائبلٹیز بائر کو جائیں گی وہ 180 ارب کی لائبلٹیز جائیں گی اور 190 ارب کے ایسٹس ہیں. ٹوٹل ایکویٹی 9 ارب کی ہوگی, جس کے اگینسٹ ہمیں 55 ارب ملیں گے. ٹھیک. تو آپ کے پاس کون سے, حکومت نے اپنے پاس کون سے لاسز رکھے ہیں اپنے کھاتے میں؟ یہ لاسز حکومت نے جو رکھے ہیں یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے ٹرانسفر ہو گئے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ مارچ 2024 میں جو ڈیٹ تھا 650 ارب کا, یہ وہ losses ہیں جو پی آئی اے نے 2009-10 سے لے کے 2024 تک کیے. پی آئی نے اس ٹائم کے اندر تقریباً 700 ارب کے losses کیے تھے اس ٹائم پیریڈ میں. صرف 2015 سے 2023 تک پی آئی نے 500 ارب کا لاس کیا. یہ لاسز کر رہی تھی ایئر لائن. تو اس پرائیویٹائزیشن یہ لاسز حکومت کے کھاتے میں ہی ہیں ابھی تک. جی یہ تو لاسز گورنمنٹ کر چکی ہے نا. دیکھیے اگر میں آپ کو کوئی انٹیٹی بیچ رہا ہوں, میں نے لاس کیا ہوا ہے, تو آپ تو نہیں بھریں گے, تو میں ہی بھروں گا. تو نیا بائر تو کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو یہ لاسز تو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے کر چکے ہیں. تو یہ لاسز ابھی حکومت عوام پے کریں گے ابھی اپنے ٹیکس کے پیسوں سے. یہ عوام شاید نہیں کرے گی. جو بکا ہے ابھی پی آئی 135 ارب پہ, دیٹس اسمارٹ اکاؤنٹنگ, that's number fudging somewhere. نہیں نمبر فجنگ تو نہیں ہو سکتی. clearing the balance sheet smartly. وہ تو ہو نہیں سکتی نا. دیکھیں اگر میں کوئی بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی ہے. جب 2 اتنے بڑے بیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, وہ لڑ رہے ہیں لینے کے لیے, تو آپ کو اس سے بہتر تو بولی مل نہیں سکتی تھی. یہ جو لاسز تھے, دیکھیں اگر آج آپ ایک بزنس کر رہی ہیں, اس میں لاس ہو گیا,
नया बायर आता है वो लॉस तो पे नहीं करेगा ना आपको, वो तो आप ही पे करेंगे। तो हमने लॉस किया, हमने लोगों को भर्ती किया, जबरदस्ती भर्ती किया। आज पीआईए 6,500 लोगों से बहुत अच्छी चल रही है। 5 साल पहले 11,500 लोगों से ये पीआई चल रही थी। क्यों चल रही थी? आपने इतने भर्ती क्यों किए हुए थे लोग? हमारी फ्लीट आज से 20 साल पहले हमारे पास 50 प्लेन्स थे, आज हमारे पास 18 प्लेन्स चलते हैं। 33 प्लेन्स हैं पीआई के पास, 18 उड़ते हैं, 15 नहीं उड़ते क्योंकि उनमें खराबी। तो ये हमारी गलतियां हैं और इनकी पेमेंट भी हम करेंगे, बट ये गवर्नमेंट के पास ही लॉसेस नहीं है। पीआईए होल्डिंग कंपनी है एक, उसके पास ही लॉसेस हैं, उसके पास एसेट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह उससे पे ऑफ हो जाएंगे, वहां से पे ऑफ होंगे। अवाम पे कोई इजाफी टैक्स तो नहीं लगेगा? बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है, कंट्रोवर्सी उठ रही है कि जो हुकूमत के लॉसेस अभी भी बर्दाश्त हो रहे हैं, हुकूमत जो बर्दाश्त करे वो अवाम के पैसों से ही नहीं, अवाम के ऊपर पीआई से रिलेटेड कोई टैक्स नहीं होगा अवाम के ऊपर। ओके, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी 6,500 लोगों से पीआईए बहुत अच्छा चल रहा है। सो एक साल बाद उन 6,500 लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पहली बात, आप जब भी कोई भी कमर्शियल एंटिटी जब लोगों को हायर करती है तो अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक होगी तो रखेगी, वरना नहीं रखेगी। पहली बात, हमारे ऊपर न सिर्फ पीआईए में, बाकी प्राइवेटाइजेशन में भी बिडर्स का बड़ा एक प्रेशर होता है कि जी जब हम खरीद लेंगे तो फिर हमारी मर्जी हम रखें या ना रखें। हम लिटरली हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक में भी 90% एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब गारंटी करवाई और पीआईए में भी हमने तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए 12 माह की जॉब गारंटी करवाई। तो 12 माह तक इन्हें कोई टच नहीं कर सकता। 12 माह के बाद, व्हाट आफ्टर दैट? 12 माह के बाद देखें, अब देखना ये है कि बहरान तो आ सकता है 6,500। नहीं, बहरान इसलिए नहीं आएगा कि अगर आज 18 प्लेन्स हैं और आज आरिफ हबीब साहब ने अनाउंस किया, हमारे हिसाब से अगले 4 सालों में 18 प्लेन्स के उनके पास 38 प्लेन्स होने चाहिए थे। आज आरिफ हबीब साहब ने अनाउंस किया कि हम 5 सालों में 65 प्लेन्स करेंगे। तो जब इतनी एक्सपेंशन करेंगे वो, तो दे विल नीड पीपल, उन्हें तो लोगों की जरूरत होगी। तो अगर लोग अगर निकालेंगे भी तो वही लोग निकालेंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन जो आपने पहले बात की कि इवैल्यूएट होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, जी, तो अगर प्राइवेट सेक्टर को लगा कि फलां लोग नहीं परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएट, तो अगर मैं कल को गवर्नमेंट में परफॉर्म नहीं करूंगा मैं भी फायर हो जाऊंगा। आप नहीं करेंगे, सब लोग काम कर रहे थे ना, 6,500 लोग पीआईए में इतने अरसे से। नहीं, इसमें से जो काम कर रहा है वो तो नहीं निकलेगा, जो काम नहीं कर रहा है वो निकलेगा, जाहिर बात है। वो एक फेयर डील है ना। लेकिन सर कल को अगर आपके प्रोग्राम नहीं चलेगा और व्यूअरशिप नहीं होगी, लेकिन एक ह्यूमन एंगल तो आ जाएगा ना। सब 6,500 में जितने लोग छांटी किए जाएंगे या होंगे अगर, तो देखिए, या तो आप कमर्शियली चला रहे हैं या फिर फलाही इदारे चला रहे हैं। पीआई फलाही इदारा तो नहीं है ना। और 12 माह के तक तो सबके पास जॉब सिक्योरिटी। लेकिन जो एक्सपेंशन प्लान है उसके अंदर मेरा अपना एक ख्याल है कि आप देखेंगे बहुत ही कम लोग निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो ज्यादातर लोग रहेंगे। दे विल नीड पीपल, उनको लोगों की जरूरत होगी। लेकिन दिस इज जस्ट एन असम्पशन। देखिए, पीआई का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें इंजीनियर्स हैं। पीआई के फ्लीट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, फ्लाइट किचन डिपार्टमेंट है, पीआई के पास पायलट्स हैं, पीआई के पास स्टूवर्ड्स हैं, स्टूवर्डेसेस हैं। इन सब लोगों की तो जरूरत है। अब अगर ये 18 के 65 प्लेन करने हैं 5 सालों में, तो 100 पायलट्स कहाँ से लाएंगे, इंजीनियर्स कहाँ से लाएंगे? But that is still just a promise on not on papers but a verbal promise. नहीं, 12 महीने का प्रॉमिस तो पेपर पे है ना। हाँ, नहीं, उसके अलावा कि 65 कर देंगे, that's just a verbal promise, that's just a vision. There's nothing on reality on ground. अगर आप फ्रैंकली टू बी वेरी, अगर आप देखें, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, पूरे पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस आप जोड़ लें, उनके पास जो टोटल प्लेन्स हैं तकरीबन 50 के करीब हैं। कुछ भी नहीं है नंबर ये इतने बड़े मुल्क में। ये छोटे छोटे मुल्कों के अंदर 200 300 प्लेन उड़े होते हैं। तो 65 प्लेन 5 साल में करना विद द राइट मैनेजमेंट इज डूएबल। अच्छा, शायद इसमें एक क्लॉज ये भी है कि 90% जो है वो दुरुस्त जगह पे लगे। आप इंश्योर करवाएंगे, हुकूमत इंश्योर करवाएगी कि बायर जो है वो दुरुस्त जगह पे 90% जो सरमाया है वो इंस्टॉल करे या अपना वो खपाए। तो ये आप किस तरह से इंश्योर करेंगे अगर आपके 25% शेयर्स भी चले जाते हैं, 100% अगर कंसोर्टियम के पास चले जाते हैं? कौन सा बिजनेसमैन है जो अपने पैसे लगाएगा 125 अरब और फिर वो गलत तरीके से लगाएगा? After all, business is business. It can flourish, it can go down. नहीं, ये देखें इनकी हिस्ट्री, इन लोगों की, आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, लेक सिटी, अकील करीम डेडी, सिटी स्कूल, ये बहुत ही एयरलाइन चलाने की तो नहीं। ब्रिटिश एयरवेज जब बिकी थी, किसी एयरलाइन एक्सपीरियंस एंटिटी ने नहीं ली थी, प्राइवेट सेक्टर ने ली जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, मैनेजमेंट वाइज स्ट्रांग थे। एयर सर्बिया भी की, यही हुआ। एयर इंडिया ली टाटा ने, टाटा का कोई तजुर्बा नहीं है एयरलाइन में, बट ये फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं, इनको मैनेजमेंट आती है, इन्हें बिजनेस करना आता है। तो आई हैव नो डाउट कि दिस कंसोर्टियम, ये दोनों कंसोर्टियम, लकी लेता, एयर ब्लू लेता,
आरिफ अभी लेता है, एवलो की तो बड़ी बहुत कम दी। ये सारे लोग इस एयरलाइन को चला सकते हैं। Okay. और अब इंशाल्लाह ताला फौजी आई हैव हर्ड कि वो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं इस ग्रुप को, वो अगर ज्वाइन करेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह। कितना बड़ा किरदार था फील्ड मार्शल का इस बोली के हवाले से, या ये कंसोर्शियम इसको बाय करे, इस सारे प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन के सारे प्रोसेस में आपने आज एक्नॉलेज भी किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके भी किरदार को और प्राइम मिनिस्टर के भी किरदार को, वो चीज़ ऑब्वियस, बट आई एम स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन नोइंग बहुत बड़ा किरदार था फील्ड मार्शल साहब का, बहुत बड़ा किरदार था। ये बिजनेसमैन की जो मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर हाँ, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि भाई पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करें और हम यहाँ पर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद ये बिजनेस ग्रुप बना, जो कंसोर्शियम बना, और तो फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। और मतलब हुकूमत पर एतमाद नहीं था, फील्ड मार्शल की यकीन दहानी पर एतमाद आया सरमायाकारों को। मैंने आधा जवाब दिया, बाकी आधा बाकी है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा किरदार था। आज पीएम साहब ने हमें बुलाया था इवनिंग में हमारी टीम से मिलने के लिए, और मैंने वहाँ पे यही कहा कि देखें प्राइवेटाइजेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रोसेस में इतने लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है कि अगर एक इंडिविजुअल या एक इदारा अगर कहीं पे अटक जाए ना तो आप प्राइवेटाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। आपको ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द टॉप चाहिए। फील्ड मार्शल साहब से सपोर्ट था, प्राइम मिनिस्टर साहब से सपोर्ट था। हमने जो कमर्शियल टर्म्स बताए, हमने जो ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर बताया, जो बिडिंग प्रोसेस बताया, जो बिड बताई, रिजर्व प्राइस बताई, तमाम चीज़ें हमने उन्हें कन्विंस किया, और हर चीज़ थ्रू आउट पिछले 6 माह में इन्वॉल्व थे उनके साथ, एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव। आज उन्होंने मुझे कहा निकलते हुए कि अब ये डिस्कोर्स का क्या हो रहा है, तो मैंने कहा सर कल से वही काम करेंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट आई एम सेइंग इसके प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, दोनों का बहुत सपोर्ट था। डिस्कोर्स के ऊपर अच्छा काम चल रहा है हमारा, 3 के ऊपर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद। आई एम होपिंग कि जनवरी में हम इंशाल्लाह डिस्कोर्स का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू करेंगे। हम ज़रिए तरक्याती बैंक का भी इंशाल्लाह इशू कर देंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे अगले 6 माह में डिस्कोर्स के ऊपर काफ़ी काम होगा, और मेरा ख्याल है कि 3rd क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन। और जो पाकिस्तान के होटल्स हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको तो निजकारी करने का कोई प्लान नहीं है, वो वहीं पे बरकरार है वो मामला? एक है रूजवेल्ट होटल, उसको हम बेच नहीं रहे, निजकारी नहीं कर रहे, उसमें हम जॉइंट वेंचर करेंगे, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है अभी उसमें 16 फ्लोर्स हैं, तो वो वहाँ पे बिजनेस वाइज फीजिबल भी नहीं है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या बनाना है, होटल बनाना है या मिक्स्ड यूज बनाना है, व्हाटएवर, लेकिन किसी के साथ मिल के उस स्ट्रक्चर को गिरा के हम उधर हाई राइज बनाएंगे, तो उससे गवर्नमेंट को अच्छे पैसे मिलेंगे। इंटरेस्टिंग पार्टीज कौन कौन है अभी तक? देखिए इस वक्त खरीदने में तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, तो बेचना तो बहुत ही आसान है, बहुत डिमांड है वहाँ पे, लेकिन आप बेचेंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे। बेहतर है कि उसे आप बेचें नहीं, उसे रखें, ज्वाइंट वेंचर करें, उधर आप हाई राइज बनाएं किसी के साथ, पार्टनरशिप के साथ, तो उसमें गवर्नमेंट को इंशाल्लाह दुगने पैसे। इंटरेस्टिंग पार्टीज अभी तक कौन कौन है? नहीं, अभी तो इस वक्त जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो तो खरीदने में इंटरेस्टेड, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उनको ज्वाइंट वेंचर में फिलहाल किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। ज्वाइंट वेंचर में हम गए नहीं है, अभी हम एडवाइजर अपॉइंट कर रहे हैं जो कि फरवरी के मिड तक अपॉइंट होगा, उसके बाद हम ज्वाइंट वेंचर पार्टनर से बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। कमिंग बैक टू पीआईए, इंटरनेशनल बिडर्स क्यों नहीं आए इसमें, गैर मुल्की फॉरेन बिडर्स क्यों नहीं आए? जनरली जो वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस हैं वो किसी और रीजन में जाके एक्विजिशंस बहुत कम करती हैं। ये यूरोप में मॉडल होता है, बिकॉज यूरोप में कंट्रीज का साइज छोटा है, यू नो दे वेरी क्लोजली अलाइंड एंड लिंक्ड। अदरवाइज आप देखें एमिरेट्स, एतिहाद, सऊदी, टर्की, कतर, इनकी कौन सी एक्विजिशन है, या तो उन्होंने किसी और मुल्क में एक्वायर की होती, तो बहुत जनरली एयरलाइंस आर फोकस्ड ऑन देयर ओन core business, their own country. In other countries, they can go and maybe take a small stake, but generally वो नहीं होता. तो and frankly, we were not surprised जब airlines नहीं आई. तो I was not even expecting कि कोई airline आएगी इसके अंदर. ठीक. सो यूरोपीआई की निजकारी हुई है, क्या ये एक प्रॉमिसिंग स्टेप है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा, अब एफडीआई भी आ सकती है, या दिस इज जस्ट अ वन ऑफ इंसिडेंट? आपने खुद ने कहा कि कल 2 बिडर्स के बीच में $1 बिलियन के इक्विवेलेंट, छोटी बात नहीं है जी, ठीक है ना, वो दोनों फाइट कर रहे थे, दोनों स्ट्रॉन्ग कंसोर्टियम्स थे, $1 अरब के बराबर की इन्वेस्टमेंट थी। अब तो बहुत बड़ा स्टेप है, हमने एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर ली है। दैट मींस कि पाकिस्तान डज नॉट नीड आईएमएफ, अगर आप अपने लोकल इन्वेस्टर को ही एतमाद दे दें। जी चलें, वो तो एक अलग प्रोग्राम की बहस है। सर इसी प्रोग्राम में कर लेते हैं। नहीं, फ्रैंकली मैं आईएमएफ प्रोग्राम से निकलने की ऊपर काम तो करना चाहिए, बिकॉज ये मुल्कों को खुद को अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए। हमें आईएमएफ क्यों चाहिए अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए? तो वी शुड डिसिप्लिन आवरसेल्व्स एंड वी शुड वर्क ऑन कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम एंड स्टैंडिंग ऑन आवर ओन फीट। एंड यू आर होपफुल एंड यू आर प्रेगमैटिक एंड रियलिस्टिकली प्रेगमैटिक कि अगले 1 साल तक या अगले 5 साल तक पीआईए यहाँ से ऊपर ही जाएगा,
इसमें कोई डिक्लाइन या मजीद खसारा नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द लाइफ लाइन, दिस एयरलाइन इज लाइफ लाइन, देखिए मैं आपको नेशनल लाइफ बताऊं, लाइन। ये इतना अच्छा टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में। अभी आपने पूछा कि IMF प्रोग्राम, ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्सेशन को देख रही है कि टैक्सेस को किस तरीके से रैशनलाइज करे। जिन्होंने आज लिया है, अगर आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला टैक्सेस कम होंगे तो इसका फायदा इन लोगों को होगा। पावर और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एनर्जी प्राइसेस कम करने के ऊपर काम कर रही है, कॉन्स्टेंटली आप देख रही हैं। तो ओवरऑल हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम, बाकी मिनिस्ट्रीज, दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स के इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए। तो यू विल इंशाल्लाह सी कि विद ऑल दीज रिफॉर्म्स हैपनिंग, होपफुली PIA will do very well. I'm very hopeful that PIA will be a game changer for the country and for the aviation और industry. अगर 100% शेयर चले जाते हैं आरिफ हुकूम कंसोर्शियम की तरफ, तो फिर हुकूमत का चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा कि ऑफ कोर्स स्टिल इट विल बी द नेशनल एयरलाइन, कि ये इसमें कुछ खराबी ना हो, कोई खसारे की तरफ ना जाए। नेशनल प्राइड का एक मामला एसोसिएट हो जाता है, एंड वी एज अ नेशन आर क्वाइट सेंटिमेंटल अबाउट इट। वो तो रेगुलेटर्स हैं ना, तो बैंकें हैं, बैंकों में पब्लिक का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, ब्रोकरेज हाउसेज में पब्लिक का पैसा है, स्टेट बैंक करता है, मीडिया इंडस्ट्री जो आपकी है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, पेमरा करता है। तो वी हैव रेगुलेटर्स, एविएशन अथॉरिटी विच विल रेगुलेट ऑल दी, ऑलरेडी एयर ब्लू फ्लाई जिन्ना सारे रेगुलेट हो रहे हैं, PIA भी ऐसे रेगुलेट होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लिए वक्त निकालने पर और सब अहम और सख्त सवालात के जवाब देने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मुद्दे के हवाले से जो दूसरा मौक़िफ़ है, वो तमाम तबक़ात जो कि मुतमईन नहीं हो रहे PIA की प्राइवेटाइजेशन से, क्या अब वो मुतमईन है और अब वो आइंदा क्या देखते हैं। इसके अलावा जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज एक बड़ा कड़ा और अहम पैगाम है खैबर पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत के लिए, क्या वो पैगाम वसूल हो गया है, इस पर ज़रा सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PIA के निजकारी हुकूमत का यह कदम मईशत के लिए कारी है या भारी है? अब से थोड़ी देर पहले आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली की गुफ्तगू प्रोग्राम में सुनी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस निजकारी पर शदीद तनकीद है, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सवालात उनके अभी भी बरकरार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुसम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे सवाल करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मुसम्मिल असलम साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले ही मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि जी 10 अरब नहीं मिला, 55 अरब मिल रहा है हुकूमत को, 45 अरब उस ज़िमन में जो अभी 25% शेयर्स हुकूमत के पास मौजूद हैं, और अगर ये कंसोर्शियम वो 25% शेयर्स खरीद लेता है तो उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा, दैट इज़ 45 बिलियन। तो 45 + 10 55 अरब की PIA बिकी है, नॉट 10 अरब की। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखें गरीदा, आपने एक प्रोडक्ट, एक आप खातून भी है, तो ये रफान के जो प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, ये रफान की जेली और ये जो कस्टर्ड वगैरह, ये जो देखा होगा आपने रफान पाकिस्तान में ना, तो वो अभी बिकी है और वो लिए निशात ग्रुप में 65 अरब रुपए की, और एक रफान कंपनी है ना, उसके पास हवाई जहाज है ना, उसके पास ऐसी जमीनें हैं, और वो एक खाने की कंपनी है, और आमसी वो 65 अरब रुपए की बिकी है। अभी फर्ज करें कि 2 मिनट के लिए आप मान लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये 10 अरब नहीं, हमें 55 अरब मिलेगा, तो 1 मिनट के लिए पहला सवाल ये कि कल जो आपने बेचा है उसमें आपको क्या मिला है? कल आपने 75% हिस्से बेचे हैं और उसमें सिर्फ आपको 10 अरब मिलेगा। ये कैसी ट्रांजेक्शन है कि जब 75% आपने हिस्से बेचे तो आपको सिर्फ 10 अरब मिल रहे, और 25% हिस्से जब बेचेंगे तो उसमें 45 अरब मिलेंगे। तो ये तो मतलब खुला तजाद नजर तो पहले ही आना शुरू हो गया ना। दूसरी बात ये कि लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं समझना चाह रही हूँ आपके मौक़िफ़ को। हुकूमत कह रही है कि अभी भी उसके पास जो 25% शेयर्स मौजूद हैं उनकी वर्थ 45 बिलियन है, तो अभी हुकूमत के पास मौजूद हैं। देखें वो तो अल्लाह करे 45 बिलियन ही 145 हो जाए। हम तो ये बात करेंगे ना जो कल बेचा है उन्होंने, हम उसकी बात करेंगे ना। हम जो चीज बिकी हुई है, जो बिकनी है, उसकी बात बाद में करेंगे। और अगर उसकी भी अगर आपने साथ बात करनी है तो मैं आपको एक इसमें दलील देना चाह रहा हूँ कि 75% एक कंपनी का आप 10 अरब में बेच रहे हैं और 25% आप 45 अरब में बेच रहे हैं। ये कैसे हो गया? मतलब इसमें कोई गड़बड़ हो गई ना, यानी कि कम हिस्से जो है वो आप ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं और ज्यादा हिस्से आपने सिर्फ 10 अरब में दे दिए। अब देखिए बात ये कि बाज लोग तो ये कह रहे हैं कि मुफ्त में भी दे देते तो हुकूमत
فائدے میں رہے گی. اب یہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نہج پہ ہم کیوں پہنچے, پی آئی اے کو ہم اس نہج پہ کیوں لیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلسل 30 سالوں میں کہ ہم جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں اس کو اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی مفت میں جان چھڑا لیں, اور پھر جب وہ مفت میں جان چھڑانے کے بعد وہ ایک دم کندن بن جاتی ہیں وہی کمپنیاں, جو کمپنیاں سرکار جس کو بیڑا گرک کر رہی ہوتی ہے. 1990 اگر آپ 1990 میں چلی جائیں تو 1990 میں اسی طرح بینکنگ جو بینکس ہیں آج پاکستان کے بگ 5 وہ, اور آج جو پاکستان کی بڑی سیمنٹ کمپنیاں ہیں, اسی طریقے سے دی گئی نہایت ہی کم قیمت پہ. اور آج وہ کمپنیاں جو ہے پاکستان کی بڑی کمپنی اور اربوں ڈالر کی, اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, یو بی ایل بینک اس کی جو قیمت ہے وہ ہے $3.5 ارب اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن, اور حبیب بینک آپ کا ٹوٹل, سوری حبیب بینک بول رہا ہوں, یہ پی آئی اے ٹوٹل آپ $45 ملین کا آپ نے بیچا ہے. مطلب آپ اتنا بلیڈ کر دیتے ہیں ایسٹ کو ہم حکومت میں. اور میں یہ موجودہ حکومت کے لیے نہیں بات کر رہا, یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے 1990 سے یا 1995 سب کی کنٹریبیوشنز ہیں جی پی آئی اے کو برباد کرنے میں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں دیکھیں کانسٹنٹ تو ایک ہی ہے نا, وہ ہے بیوروکریسی, ٹھیک ہے نا. باقی تو ہیڈ چینج ہوتی رہی, کبھی ایک کی حکومت آئی, کبھی فوجی حکومت آئی, کبھی پیپلز پارٹی کی آئی, کبھی نون کی آئی, کبھی پی ٹی آئی کی آئی. جو کانسٹنٹ رہے وہ تو سرکاری ملازمین رہے, یا وہ جو پی آئی اے میں ملازمت کر رہے تھے وہ کانسٹنٹ رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سارا کچھ سیاستدانوں پہ بھی نہ ڈالا جائے, جو یہ بیچ میں یہ جو جس طریقے سے لوگ لیڈ کرتے رہے. ہمیں یہ پہلی بات تو یہ کہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے یہ قیمتی اثاثہ جو ہمارا غرور تھا پی آئی اے جو پوری دنیا کے فخر سے 1980 میں اس کی بات کرتے تھے, اس کی ہم نے کس بے توقیری سے بیچا اس کو, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ بیچنے کے بعد بھی 800 ارب روپے اس کمپنی کے جو واجبات ہیں یا قرضہ ہے وہ حکومت پاکستان خود ادا کرے گی. جس نے خریدا ہے اس کو بری جمع قرار دے دیا کہ وہ نہیں اس کی ذمہ داری ہے. یہ اس کا جواب بھی یہ سوال میں نے محمد علی صاحب سے کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, اگر آپ کا ایک کاروبار ہے وہ لاس میں جا رہا ہے, آپ اس کو بیچتے ہیں تو نیا خریدنے والا تو آپ کے لاسز نہیں بھرے گا نا, وہ آپ کو ہی لاسز بھرنے ہیں. لیکن وہ ساتھ نہیں کہتے کہ ہمارے ایسٹس بھی ہیں تو ہم وہاں سے پے آف کریں گے, ہم عوام پہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں ڈالیں گے اس کے لاسز پے کرنے کے لیے. دیکھیں میں تو خریدنے والے کو تو بری جمع قرار ہی نہیں دے رہا نا, وہ الزام تراشی اس کے لیے نہیں کہہ رہا. میں تو اپنی حکومت سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں 800 ارب روپے, اب وہ قرض جو آپ نے اپنے واجبات اپنی طرف لے لیے ہیں, اب وہ ہمیں اور آپ کو ٹیکس لگائیں گے یا پیٹرول میں پھر قیمت بڑھائیں گے لیوی کی. وہ کہہ رہے محمد علی کہہ رہے تھے کہ ایسٹس ہیں, پی آئی اے کے ایسٹس بھی ہیں, ہم وہاں سے پے آف کر دیں گے. یہی وہ کہہ رہے تھے, یہی سوال میں نے کیا کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ اس جواب ایسٹ قوم کی امانت ہے نا. اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ایسٹ بیچ کے جو ہے اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں, مس مینجمنٹ ہے, اس سے ہم جو ہے یا ایسٹ لے لیتے ہیں یا قرضہ لے لیتے ہیں. بجلی کے سرکولر ڈیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قرضہ لے لیا ہم نے 1250 ارب روپے. تو یہ تو اچھی چیز نہیں نا. اینڈ میں یہ سارا کا سارا ٹیکس پیئر نے ہی پے کیا ہے. بہرحال ابھی تو میں یہ صرف کہتا ہوں کہ حکومت کا جو سالانہ 50 ارب روپے 70 ارب روپے نقصان ہو رہا تھا, اللہ کرے اس سے جان چھوٹ گیا. لیکن میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا. ہم نے جب کے الیکٹرک بیچی تو اسی نیت سے بیچی تھی کہ حکومت کا نقصان ختم ہو گیا. آج تک کے الیکٹرک کی سبسڈی حکومت ہر سال جو ہے باقاعدہ کے الیکٹرک کو دے رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ بعد میں یہ سرمایہ کار کہیں کہ فلاں چیز اس وقت ملک کی ایسی ہے تو حکومت ہمیں سپورٹ کرے. تو اللہ کرے گی. اور میں اس میں دعا کروں گا کہ 1990 میں جس طریقے سے وہ جو کمپنیاں تھی آج جو سکسیسفل کمپنیاں بن گئی پاکستان کی, اللہ کرے پی آئی اے بھی اس طرح کھڑی ہو جائے. انڈیا نے بھی رتن ٹاٹا کو بیچی ہے اور اب وہ بھی ریوائیو ہو رہی ہے اپنی ایئر انڈیا ان کی. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس میں حکومت جو ہے اس کو جو ہے اس کی موقف کی شکست ہوئی. کل انہوں نے جس طرح اس کو 135 ارب روپے عوام کو بتایا, اصل میں وہ 10 ارب تھی. عوام کو جو ہے اس میں بھی پردے میں رکھا گیا کہ جو ہے قرضہ کتنا تھا اس کے بارے میں نہیں بتایا. اب وہ بول رہے ہیں کہ جی ہم ہوٹل بھیج دیں گے جو باہر اس کے روزویلٹ ہے یا ایک فرانس میں ہوٹل ہے. وہ بھی ایک ہماری ایک نشانی تھی نا. دیکھیں وہ بھی محمد علی صاحب سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزویلٹ بیچ نہیں رہے, ہم جوائنٹ وینچر پہ جا رہے ہیں. تو پھر وہ کون سی چیز بیچ کے 800 ارب اتاریں گے؟
हाँ वो PIA की दीगर एसेट्स की बात कर रहा है। मैंने पूछा जी कौन से एसेट्स है, वो कहते जी काफी एसेट्स हैं, हम देख लेंगे। अच्छा, अगर वो रूजवेल्ट भी बेच देते हैं ना तो वो भी आधे अरब डॉलर से ऊपर का नहीं है, यानी 150 अरब से ऊपर का नहीं है। ये 800 अरब तो एनी हाउ वो टैक्स पेयर से ही जाना है। ठीक। तो ये बहरहाल हमें तो खुशी ये है कि चले अब हुकूमत जो है एसवी लॉसेस शायद मुल्क में फ्लाइटें चलना शुरू हो जाएं। जो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कंसर्निंग सवालात आपके बिल्कुल जायज़ हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ब्रेक ले लूं, एक लाइव प्रोग्राम है, लेकिन वापस आके मुजम्मिल साहब मजीद आपसे कुछ करना है। प्लीज स्टे विद अस, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुजम्मिल असलम साहब मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं हमारे साथ। मुजम्मिल साहब, आप कम अज़ कम इस बात पर तो मुतमईन हैं, खुश हैं, और तकरीबन सभी इस बात पे कम अज़ कम मुतमईन और खुश हैं कि हुकूमत के पास खसारा अब नहीं रहा, और जो एडिशनल पैसे लगते थे अवाम के टैक्स के पैसों के, आपके मेरे टैक्स के पैसों के, वो अब PIA पे नहीं लगेगा। लेकिन आप समझते हैं कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है इसके बाद सरमायाकारी मुल्क में मज़ीद बढ़ेगी? ये तो सवालिया निशान है ना, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरमायाकारी 3 तरीके की होती है। एक जो बैरूनी सरमायाकारी जो फॉरेनर आता है, वो तो आपको पता है कि उसमें तो कर्फ्यू लगा हुआ है, और ऐसा बुरा कर्फ्यू लगा हुआ है कि देखने को ही नहीं मिल रही। दूसरी फिर एक स्टॉक मार्केट के थ्रू आती है। स्टॉक मार्केट आपको पता है कि तारीख की बुलंद तरीन सदा है, लेकिन पिछले 5 सालों से PTI के भी दौर में और उसके बाद भी ये जो 3.5-4 साल गुजरे हैं, मुसलसल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा सरमायाकारी फॉरेनर निकाल जाए। सिर्फ 12 माह में पिछले जो है $250 बिलियन से ज्यादा जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से फॉरेनर उल्टा निकाल के गया। हालांकि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ये दूसरी हो गई। तीसरा फिर आ जाता है आपका अंदरूनी सरमायाकार। अंदरूनी सरमायाकारी में एक जैसे ही अभी आपने ट्रांजैक्शन देखी, हमारे अंदरूनी सरमायाकार आरिफ हबीब साहब ने और उनके ग्रुप ने PIA खरीदा, तकरीबन $1 अरब की इन्वेस्टमेंट ऑफर हुई है सर सिर्फ एक दिन के अंदर। ठीक है ना। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया रिफान मेरजी खरीदा गया, निशाद ग्रुप ने खरीदा। फिर इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट जो है कोहाट सीमेंट को खरीद रहा है। तो जो हमारे मुल्क के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो जो है, जो इस वक्त जो कारोबार जो खास तौर पे फॉरेन कंपनियां बेच के जा रही हैं, वो हमारे बड़े ग्रुप्स खरीद रहे हैं। ये इससे एक इंडिकेशन ये मिलती है कि वो पॉजिटिव है आने वाले दिनों के लिए कि ये बड़े ग्रुप सरमायाकारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज होती है, फिर उसके बाद आप यही ग्रुप बैंकों से कर्ज लेते हैं, यानी कि कमर्शियल बैंकों से जाके। तो जो कर्ज वाली स्विच, हालांकि शरह सूद भी जो है आधी हो गई है, 22% से 10.5% हो गई है, लेकिन जो है कोई भी बैंकों से जाके इंटरेस्टेड नहीं है कर्ज लेने में, क्योंकि मईशत के अंदर सकत ही नहीं है, इतनी स्लो हो गई है कि किसी का कारोबार चल ही नहीं रहा। तो अभी जिसे कहते हैं ना दिल्ली दूररस, ये 4 में से एक चीज मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव हुई है कि बड़े सरमायाकारों ने जो है हिम्मत की है, और ये 3-4 ग्रुपों ने अभी ये ट्रांजैक्शन पिछले 1.5-2 महीने में हुई है। तो अब देखते हैं कि ये जो है जब तक मईशत में, जैसे भी आपने पिछले दिनों खुद सुना गवर्नर स्टेट बैंक को, SIFC वालों को कि इतने टैक्सेस हैं, कौन कारोबार करेगा, तो ये PIA में भी टैक्सेस की छूट दी गई है, ठीक है ना, तब उस शर्त में आए हैं ये लोग। तो जब तक ये मईशत और जब तक ये वाली साइड सही नहीं करेगी हुकूमत, तो सरमायाकारी को तो आप भूल जाए ना। देखें, आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि 2022 से अब तक शहबाज साहब ने 57 फॉरेन ट्रिप्स की और $13 अरब के MOUs किए, और वो $13 अरब में से $13 भी नहीं आए। तो ये अब देखते हैं कि कब ब्रेक थ्रू होता है। 4.25 साल तो गुजर चुके हुए हैं इनको जब से हुकूमत ली है। तो लेट्स होप, हम तो पाकिस्तानी की तौर पे सोचेंगे कि क्योंकि ये ग्रेटर इंटरेस्ट की बात है, पाकिस्तान की बात है, कि अल्लाह करे चीजें फिल्टर हो। ये बात आप बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इसी से जुड़ी बात कि आप वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस पर जो है सवालात उठा रहे हैं, लेकिन आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पे आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को एक बड़ा और कड़ा पैगाम दिया गया है कि गवर्नेंस के गैप्स आप ख़त्म करें और बलूचिस्तान के मॉडल को अडॉप्ट करते हुए अवाम दोस्त और तरक्याती इक़दामात करें खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पायदार अमन कायम हो सके। तो ये पैगाम वसूल कर लिया गया आपकी KP की हुकूमत की तरफ से?
میں تو ابھی آپ سے سن رہا ہوں کیونکہ میں سفر میں تھا، لیکن یہ واحد خیبر پختونخوا ہے جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا میں پروونشل ایکشن پلان ہے، وہ بھی جو ہے یہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے بنا ہوا ہے وہ. تو باقی تو یہ چیلنج تو جو ہے پاکستان کا 78 سال سے ہے، افغان جنگ سے لے کے یہ تمام چیزیں یہ سن 2000 میں بھی آئی ہیں اور اس کے بعد بھی آئی ہیں، تو اس میں مل کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اگر اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں بطور وزیر خزانہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے سیکیورٹی میں اخراجات سندھ اور پنجاب ہم سے 3 گنا بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے اور فنڈ کے لحاظ سے، اور سندھ ہم سے جو ہے 1.5 گنا بڑا ہے. ان دونوں سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی اخراجات ہیں، تو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پروونشل ایکشن پلان ہمارا اور ان کا ایک جوائنٹ ورکنگ پلان ہے، اور باقاعدگی سے ایپیکس کمیٹیز ہوتی ہے. میں نے خود 4 سے 5 ایپیکس کمیٹیز جوائن کی ہیں جس میں اسٹریٹجی ڈسکس ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انٹرپریٹیشن جو آپ کی ہے شاید ہماری مختلف ہو، لیکن ریسٹ ایشور کہ بہت ساری چیزوں پہ مشاورت تو ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.